अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज 30 दिसंबर को 2024 जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडीकेट का पेपर रिकंडक्ट किया था, उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। तो एमसीक्यूज़ नंबर पहला था, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। जो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है वो पीएच कौन सी होती है? तो जो ह्यूमन ब्लड है वो एग्जिस्ट करता है बेसिक नेचर में। तो इसकी जो पीएच होती है ऑलमोस्ट 7.35 टू 7.45। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे था वो क्या था? करेक्ट ऑप्शंस था। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज पूछा गया है, इसमें से जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं कि व्हेन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हम किसको कहते हैं? जो -1 में ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा? तो देखिए, जो सुपर ऑक्साइड होता है हम इसको रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ? एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। तो इसमें से जो प्रोडक्ट्स बनता है वो पोटेशियम कार्बोनेट प्लस में ऑक्सीजन गैस क्या होती है कि इसमें से फॉर्मेशंस होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए था वो यहाँ पे क्या था? करेक्ट जवाब था। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन से उसी चैप्टर में से, उसी टॉपिक में से कि द कलर ऑफ द लिथियम वायर व्हेन द, उसको क्या करते हैं कि जब हम उसको फ्लेम देते हैं तो उस फ्लेम में जो हमारे पास कलर्ड होता है लिथियम का वो कौन सा होता है? तो जो लिथियम का कलर होता है वो होता है जो हमारे पास क्रिम्सन रेड। इस कलर में क्या करता है कि ये एग्जिस्ट करता है। आसान एमसीक्यूज था, इतना ज़्यादा टफ एमसीक्यूज ये भी नहीं था। जैसे हमारे पास ये गोल्डन कलर जो होता है वो इसका होता है सोडियम का, ऐसे ही इन एलिमेंट्स के कलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 26 था, 126। ये भी उसी टॉपिक में से एमसीक्यूज पूछा गया कि द ट्रेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, हमारे पास डेंसिटी अमंग द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं किसका? डेंसिटी का। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है कि टॉप टू बॉटम में इस हिसाब से, तो लिथियम की ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी था वो क्या था? करेक्ट जवाब होगा डेंसिटी के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर इनसॉल्युबल। ये भी उसी चैप्टर में से क्वेश्चन से कि इनमें से कौन सा सल्फेट है जो इनसॉल्युबल होता है? तो जो हमारे पास बेरियम सल्फेट है ये क्या होता है कि इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे क्या था? ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी था वो बिल्कुल करेक्ट जवाब था। उसके बाद अगर हम बात करें इसी चैप्टर में से दूसरा एमसीक्यूज पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन सा एस ब्लॉक में से एलिमेंट है? तो जो सल्फर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन जो है वो डी ब्लॉक का है, नियान भी पी ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। जो हमारे पास पोटेशियम होता है ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में से एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एमसीक्यूज पूछा गया कि एमसीक्यूज था कि 2 हेक्सेनॉन जो होता है कीटोन में से पूछ रहा है कि ये हमारे पास कार्बन, उसके बाद ये दूसरा कार्बन्स, ये तीसरा कार्बन्स, और ये चौथा कार्बन्स, और ये पांचवा कार्बन्स, और ये 6 कार्बन्स। तो यहाँ पे 2 हेक्सेनॉन एक कीटोन ग्रुप यहाँ पे है। उसके बाद एंड 3 हेक्सेनॉन, अगर हमने उसकी पोजिशंस चेंज की तो हमने क्या किया? 3 हेक्सेनॉन कर दिया। तो आर बेस्ट कंसिडर एज, तो ये हमारे पास जो मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म में क्या होता है कि ये हमारे पास जो पोजीशंस होती है नंबर ऑफ कार्बन्स की वो हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज करते हैं। पहले यहाँ पे जस्ट एक कार्बन था, दूसरे में 2 कार्बन्स रख दिए, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन के ऊपर हमने क्या किया कि ये ग्रुप कीटोन्स लगा दिया। तो हम इसको नाम देते हैं किसका? एज अ मेटामेरिज्म का हम इसको नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास उसी चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वही टॉपिक सेम है। देखें कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो यहाँ पे करेक्ट हो। तो इस हिसाब से ये हमारे पास क्या होगी कि आप लोगों को ग्रेस मार्क मिलेगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि
कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। उसके बाद क्या हो कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप रखता है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप रखता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स या यहाँ पे हाइड्रोजन्स, इस तरीके का मॉलिक्यूल्स हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको ग्रेस मार्क है इसमें से। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 131 क्वेश्चन 131 में, कि 131 में पूछता है कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, वो कौन सा होता है? एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जैसे देखें ना, ये एक हमारे पास क्या है कि एरोमेटिक भी क्या होता है कि होमोसाइक्लिक होता है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे क्या रख दूँ, ये ग्रुप रख दूँ, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा एलिसाइक्लिक में। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज था 132 एमसीक्यूज था कि द कॉमन नेम ऑफ 1,3 डाईहाइड्रोऑक्सीब्यूटेन। जो हमारे पास 1,3 डाईहाइड्रोऑक्सीब्यूटेन होता है उसका कॉमन नेम क्या होगा? हम उसको नाम देते हैं किसका? एज रिसोर्सिनोल का नाम देते हैं। रिसोर्सिनोल का ये क्या है कि फंक्शनल ग्रुप होता है बेंजीन। बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या होता है कि 1 कार्बन पे OH बॉन्ड्स लगा होता है। उसके बाद जो हमारे पास 3 कार्बन पे यहाँ पे भी क्या होता है कि OH बॉन्ड्स लगा होता है। तो हम इसको नाम देते हैं किसका? एज रिसोर्सिनोल का नाम देते हैं। तो 1,3 जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि डाईहाइड्रोऑक्सी को रिसोर्सिनोल का ही नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारे पास बी होगा वो क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है कि उसी टॉपिक में से रिजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन। बेंजीन की रिजोनेंस जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है 152 किलो जूल और 36 हमारे पास किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी होगा वो क्या होगा कि करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि द कॉमन नेम ऑफ यहाँ पे 134 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि 134 में कहा गया है विच सॉल्वेंट यूज्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में। तो वो कौन सा हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट होता है पैरिडीन। पैरिडीन यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है किसमें कि जब अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शंस करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो उस वक्त हमारे पास अल्कोहल रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो उस वक्त हमारे पास पैरिडीन जो होता है वो क्या होता है कि यूज़ किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है 135 में से कि विच प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईथर। कि जब आप एक अल्कोहल को कन्वर्ट्स करेंगे किसके अंदर? ईथर के अंदर कन्वर्ट्स करेंगे, तो वो हमारे पास होता है कंडेंसेशंस। कंडेंस करते हैं, तो एक अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट्स जब होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कंडेंसेशंस कहलाएगा। क्योंकि रिडक्शंस या डिहाइड्रेशंस तो यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, वो हमारे पास कंडेंसेशन ही होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद इनमें से क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, टॉप टू बॉटम में बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है कि इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से जो हीलियम एलिमेंट्स है वो फर्स्ट पे आता है, उसके बाद जो है वो नियान है, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्टॉन होता है। तो क्रिप्टॉन टॉप बॉटम में आ रहा है, तो उसके पास वंडरवाल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। तो जो क्रिप्टॉन की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगी वो क्या होगी कि ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम में बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होती है वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा हमारे पास पूछा गया है कि मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ये थर्मोडायनामिक, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हमारे पास अमोनिया की ज़्यादा फॉर्मेशंस करें तो ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो देखें, अमोनिया हमेशा कब बनेगा? जब ये हमारे पास क्या होगी कि कंसनट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर को हम क्या करें कि हाई करें। जब प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा कि हाई करना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस नहीं है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। अमोनिया फार्मेशन से एक एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हमेशा टेम्परेचर जो होता है वो क्या करना पड़ता है? लो करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शंस हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड, अगर टेम्परेचर को लो करेंगे, प्रेशर को हाई करेंगे। क्यों प्रेशर को हाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास N2 प्लस में क्या है कि 3H2 है, तो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा है। यहाँ पे 4 मोल्स हैं और वहाँ पे 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट में। तो जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, प्रेशर ज़्यादा करने पे वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा कि करेक्ट जवाब होगा।
बिल्कुल करेक्ट था ये जवाब यहाँ पे जो था। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास दूसरा पूछा गया है कि यहाँ पे कि उसी चैप्टर में से कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम इन गिवन रिएक्शंस। ये इसमें से पूछा गया है कि ये जो पॉजिटिव होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर्स को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टर्ब क्या करेगा, क्या चेंज इन कंसनट्रेशंस। बिल्कुल, अगर आप कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन से बढ़ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट की करेंगे तो भी हमारे पास कम हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज होने पे भी क्या होता है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन से बढ़ेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से। अच्छा, चेंज इन प्रेशर्स, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या हाइड्रोजन आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एच आई, ये तो हमारे पास गैसेज आयोडीन, तो यहाँ पे गैसेज नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा, जस्ट जो हमारे पास कंसनट्रेशंस और टेम्परेचर का इफेक्ट्स पड़ेगा। तो इट मीन्स के ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 1 है वो क्या है कि करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। वजह, क्योंकि मैंने बताया कंसनट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से बढ़ता है। प्रेशर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये गैसेज नहीं है, गैसेज होते तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे क्वेश्चन से कि द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल काइनेटिक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये तो डायरेक्ट आप कहेंगे डेफिनेशन से पूछी गई है केमिकल काइनेटिक्स की, कि स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके फैक्टर्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वो एक केमिकल काइनेटिक्स ही कहलाता है। उसके बाद हमारे पास 140 क्वेश्चंस था। 140 क्वेश्चंस में कह रहा है डिकम्पोजिशंस ऑफ अमोनिया अनहीटेड टंगस्टन इज एग्जांपल्स ऑफ, कि जो हमारे पास डिकम्पोजिशंस करवाते हैं अमोनिया की तो अनहीटेड करवाते हैं टंगस्टन के साथ, तो वो क्या सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा, या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा, या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा, या हमारे पास क्या होगा कि वो एक सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। तो अच्छा, ये चीज़ आपको बता दूं कि जब हम अमोनिया को हीट करते हैं टंगस्टन में तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। ये डिपेंड्स नहीं करता कंसनट्रेशन के ऊपर, ये डिपेंड्स नहीं करता कंसंट्रेशन के ऊपर। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए याद, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशंस होती है, यहाँ जो हमारे पास सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस था कि सिलेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो जो हमारे पास कह रहा है सिलेक्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फ्रॉम द प्रोसेस, तो इनमें से वो कौन सा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है। तो क्या बर्निंग ऑफ कोल, या मिल्टिंग ऑफ आइस, या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, या कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तो जो हमारे पास इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा वो है, आई थिंक जो हमारे पास जवाब होगा वो इसमें से करेक्ट होगा जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता है। तो वाटर की फ्रीजिंग जब हम करवाते हैं तो वो एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि जब हम डिकम्पोजिशंस ऑफ ये हो गया, अब डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनामिक में से क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉर्न हाइबर साइकिल के अंदर टू यूज कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी विच कंपाउंड्स। तो बॉर्न हाइबर साइकिल में वो कौन सा कंपाउंड्स है जिसमें हम क्या करवाते हैं कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास रुबीडियम ब्रोमाइड होता है, या जो हमारे पास इसमें सोडियम क्लोराइड्स होता है, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, क्योंकि लीड सल्फेट SO2 NH3 सारे के सारे कोवेलेंट हैं, और कोवेलेंट की कोई जो हमारे पास होती है लेटेस्ट एनर्जी या जो हमारे पास फाइंड यूज़ नहीं करते, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी यूज़ करते हैं। तो जो रुबीडियम ब्रोमाइड है आयोनिक कंपाउंड्स है, और आयोनिक कंपाउंड्स की आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ हमारे पास क्या होगा कि करेक्ट जवाब होगा। उसी में से 143 में एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है कि जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में से दिया गया है कि एक ए को कन्वर्ट्स किया बी में, ए को कन्वर्ट्स किया सी में, सी को कन्वर्ट्स किया डी में, डी को कन्वर्ट्स किया है हमारे पास बी में। अच्छा, तो जब ए को सी में कन्वर्ट्स किया तो H1 एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई 540 किलो जूल पर मोल। जब सी को डी में कन्वर्ट्स किया तो एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, उसको ब्रेक डाउन करना है, 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ी। डी को बी में आया तो 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। बताएं कि ए को बी में कन्वर्ट्स करेंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये आप पूरी साइकिल में से जब आप इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे एनर्जी को, हाइबर बॉन्ड साइकिल है,
तो जो हमारे पास यहाँ पे जवाब होगा वो जवाब होगा -44। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है कि वो करेक्ट जवाब होगा कि जब आप टोटल सम करेंगे तो 640 और इसमें से टोटल हमारे पास 1200 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, क्योंकि प्लस वाले सम करें और माइनस वाले सम करें तो 540 और ये हमारे पास 100 टोटल हो जाएगा 640, और जो माइनस वाले हमारे पास है वो 200 से, तो इनको जब आप करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा -44 440 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे करेक्ट होगा 143 में। अच्छा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास 1 कैलोरी होता है वो किसके इक्वल होता है। तो जो हमारे पास 1 कैलोरी होता है ये हमारे पास इक्वल होता है जो 4.184 किलो जूल जूल में एग्जिस्ट करता है, कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है कि करेक्ट है। 1 कैलोरी जो होता है 4.184 जूल के बराबर होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो, क्योंकि ये सिंपल थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया कि जो ड्यूरिंग होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की कंसंट्रेटेड एक्यूज सॉल्यूशंस में सोडियम क्लोराइड्स को जब हम क्या करते हैं ब्रेकडाउन्स करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो कैथोड पे क्या होता है। अच्छा, कैथोड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो जवाब होगा वो हमारे पास क्या होती है कि सोडियम आयन्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। तो कैथोड के ऊपर जो सोडियम होता है ना वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। कैथोड के ऊपर ये रिएक्शंस होगा, क्योंकि एनोड के ऊपर OH आयंस और ये हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं, और कैथोड के ऊपर H+ और जो हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। उसमें से क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फ्री स्टेट। अच्छा, फ्री स्टेट में जो भी हमारे पास होती है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 147 में जो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे 0 क्या होगा कि करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास कि अच्छा सीरीज ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है जो Na2O2 यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ऑक्सीजन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो ये Na2O2 है। 2 सोडियम से, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। 2 सोडियम कितने करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये एग्जिस्ट करेगा पर ऑक्साइड में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। आसान क्वेश्चन था ये, इतना ज़्यादा टफ नहीं, ये भी फर्स्ट चैप्टर में से इंटर क्लास का। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, इतना ज़्यादा ये भी टफ नहीं था। ऑर्गेनिक में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो द शॉर्टेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। इनमें से कौन सा कंपाउंड से जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ करता है वो होता है एसिटाइलिन, क्योंकि एसिटाइलिन में हमारे पास क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है। तो जिसकी मीथेन में सिंगल बॉन्ड से, इथाइलिन में डबल बॉन्ड से, इथेन में भी सिंगल बॉन्ड से, जितने बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे ना उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि बिल्कुल कम होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स जितने ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल में कुछ ज़्यादा कुछ कम, ट्रिपल में बिल्कुल क्या होती है कम हो जाती है। विच वन इज़ द लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास लोवेस्ट होगी बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, जो लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी है ना वो इसमें बी में है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में साइज़ बढ़ती है तो इतना ज़्यादा हमारे पास ये यहाँ पे अट्रैक्टेड नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी कि बी में हाइड्रोजन आयोडाइड में कम होती है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि N2 को 3H2 के साथ रिएक्शन किया तो 2NH3 बना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर 8 मोल्स ऑफ NH3। तो इसमें आप बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास N2 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशंस कर रहा है, तो 8 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने मोल्स बनेंगे। देखें 1 मोल 2 बना रहा है, तो जो हमारे पास रेशो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशो होगा 4 मोल्स 8 मोल्स बनाएगा। अगर 1 मोल जो बना रहा है वो 2 बना रहा है, तो 4 2 हमारे पास क्या होता है 8 होता है, तो 4 मोल्स 8 मोल्स बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि करेक्ट होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से स्टोइचियोमेट्री में से 1 ग्राम ऑफ H2 गैस ये कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो 1 डिवाइड बाय 2। तो 1 डिवाइड बाय 2 हमारे पास किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये बराबर हो जाएगा किसके कि इसमें अच्छा 151 में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा 0.5 मोल्स, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 0.5 जवाब आएगा। उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपोजिशंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ मास इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि आप इसमें से परसेंटेज कंपोजिशंस बनाए
तो ये न्यूमेरिकल से इसमें से आप सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जवाब होगा वो क्या होता है कि परसेंटेज निकालेंगे कार्बन की और परसेंटेज निकालेंगे ऑक्सीजन की। आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है टोटल हमारे पास 44, तो ये 12 और डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला क्योंकि कार्बन एक है तो 1200 को आप अगर 44 के साथ डिवाइड करते हैं तो 27.2% कार्बन मिलेगा। अच्छा, ऑक्सीजन की फाइंड करने के लिए ऑक्सीजन 2 हैं तो एक का 16 मास होता है तो 32 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो जवाब मिलेगा आपको 72 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो हमारे पास मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो था वो यहाँ पे क्या था, करेक्ट जवाब था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, आसान क्वेश्चन था कि विच गैस डिस्चार्ज ट्यूब इन हाईएस्ट रेशो, इनमें से कौन सी गैस होती है जो हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होता है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो 1s2 होती है, उसके बाद 2s2 होती है, उसके बाद क्या होती है 2p6 होती है, 3s1 होती है। तो ये जो 2p6 है ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो बाकी बचा कितना कि 3s1। तो यहाँ पे जो हमारे पास एमसीक्यूज होगा तो सोडियम में सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, 3s2 3s, अच्छा इसमें भी गलती है क्योंकि यहाँ पे 3s1 होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि 11 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं है। तो 154 में जो एमसीक्यूज है तो यहाँ पे तो इन्होंने ऑप्शंस कोई भी नहीं रखा, तो इस हिसाब से आप ये ग्रेस मार्क के लिए आप इनको कमेंट कर सकते हैं। 154 वाला 154 में जवाब कोई भी नहीं है तो 3s1 होता है। तो इसमें आप इसको क्या करें कि इनको कमेंट सेक्शंस में आप कह दें कि ये जवाब गलत है और हमें इसका जवाब सही चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस जो नेक्स्ट था कि द एसआई यूनिट ऑफ आर इन जनरल गैस इक्वेशंस। अच्छा, एसआई यूनिट पूछ रहा है जनरल गैस इक्वेशंस का कि जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है जनरल गैस इक्वेशंस का, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है कि 8.31 किलो फॉर जोल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास 8.31 न्यूटन मीटर केल्विन नहीं होता क्योंकि ऐसा यूनिट्स हम यूज़ करते हैं ये वाला, तो ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा कि हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा, पी वी इज इक्वल 1/3 mn² जो होता है ये एक काइनेटिक इक्वेशन से, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी होगा वो भी क्या होगा कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज था 157 गैसेस वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज है, आसान है, इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो 157 में जो हमसे एमसीक्यूज पूछा गया है वो है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट से तो मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्म कहलाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर्स क्या करना पड़ता है कांस्टेंट करना पड़ता है। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस प्लॉट अगेंस्ट द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल कहलाएगा क्योंकि आइसो बार में प्रेशर होता है और आइसो कोर में जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास 158 जो क्वेश्चन से कि 158 में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वेरिएबल मेंशन इन आइडल गैस अज्यूम द कांस्टेंट एट, हमारे पास कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो यूज़ करते हैं विच वेरिएबल मेंशन इन आइडल गैस अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन अदर गैस लाज। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए, ऑप्शंस में वॉल्यूम में टेम्परेचर है नंबर ऑफ प्रेशर से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी होगा। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज था 159 के आइडेंटिफाई करके दें पेयर सॉलिड्स वो 4 मॉलिक्यूलर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर में कौन से होते हैं, कार्बन तो एटॉमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर है लेकिन पेयर नहीं है। उसके बाद S8 और I2, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो मॉलिक्यूलर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि NaCl आयोनिक है और CO2 KCl आयोनिक CO2 मॉलिक्यूलर। तो जो हमारे पास यहाँ पे जवाब बी होगा वो क्या होगा कि करेक्ट होगा। सॉलिड वाले चैप्टर में से क्वेश्चन था। उसी सॉलिड वाले चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन था एक सिल्वर सल्फेट और Na2SO4 आर्द, ये क्या होते हैं दूसरे के पॉलीमार्फस होते हैं, आइसोमार्फस होते हैं, एलोट्राप्स होते हैं, एन आइसोट्राप्स होते हैं। तो जो हमारे पास 160 में ऑप्शन नंबर आइसोमार्फस, आइसो मीन सेम, मार्फस मीन शेप, दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम शेप हो
तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ आइसोमॉर्फ का नाम देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि आइस पोलर है, वाटर के H2O की बनी हुई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक बॉन्ड से पोलर है। सिलिकॉन कार्बाइड पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से ये नॉन पोलर है। उसके बाद उसी चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन से, सॉलिड वाले में से, द शेप ऑफ NaCl अकॉर्डिंग टू द रेडियस रेशो। जो NaCl का शेप होगा वो रेडियस रेशो के हिसाब से वो हमारे पास कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो इसका जो हमारे पास आई थिंक ऑप्शंस, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल्स तो नहीं हो सकता, तो बॉडी सेंटर्ड, टेट्राहेड्रल या हमारे पास ट्रायंगुलर। तो इसका जो शेप होता है वो क्यूबिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम रेशो के हिसाब से देखें तो मैं इसको बाद में जवाब दे दूंगा आपको, कमेंट में कहीं पे भी लिख दूंगा कि जो 162 MCQs है ऑक्टाहेड्रल में भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, द कंपाउंड विच एग्जिस्ट हाईएस्ट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर। तो एक वाटर है, दूसरा HF पेट्रोल एसिटिक एसिड। तो 163 के अंदर जो हमारे पास वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर जो हमारे पास ज़्यादा होगा वो होगा पेट्रोल का, क्योंकि एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड्स बना हुआ है, पोलरिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेट्रोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, तो इसमें वेपर प्रेशर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। नेम द कंपाउंड्स विच फॉर्म फिनोल। वो कौन सा कंपाउंड है जो विच फॉर्म्स फिनोल व्हेन ऑक्सीडाइज, जो होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट में। को वो कौन सा कंपाउंड्स है जिस कंपाउंड्स को हम फिनोल के साथ क्या करवाते हैं, फिनोल का ये स्ट्रक्चर है, हम उसको रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर जो हमारे पास होता है, तो उसके साथ अगर रिएक्शंस करवा रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट में, तो वो जो हमारे पास होता है वो होता है क्यूमीन। क्यूमीन की क्या होती है कि यहाँ पे फॉर्मेशंस होती है। उसके बाद आईपेक नेम ऑफ द पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का हमसे आईपेक नेम पूछ रहा है, तो पिक्रिक एसिड पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं पिक्रिक एसिड होता क्या है। पिक्रिक एसिड का ये फार्मूला है कि ये इस तरीके से, यहाँ पे क्या होता है OH बॉन्ड्स होता है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप होता है आर्थो पे, पेरा पे भी क्या होता है कि NO2 ग्रुप होता है, दोबारा हमारे पास आर्थो पे NO2 ग्रुप होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 उसके बाद 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, आई पिक नेम ऑफ द पिक्रिक एसिड। ऊपर देखें ना, जो इन्होंने पिक्रिक एसिड का आई पिक नेम पूछा है 165 में। अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन से 166 में की बात करें, द रिएक्शंस ऑफ सोडियम साल्ट फिनोल विथ CO2 के साथ। तो जो हमारे पास जब हम क्या करवाते हैं, सोडियम साल्ट का फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनो ऑक्साइड की फॉर्मेशंस होती है। उस रिएक्शंस को जो हम नाम देते हैं वो रिएक्शंस हमारे पास कहलाता है कोल्ब रिएक्शंस, कोल्ब सेशमिट रिएक्शंस होता है। तो ये हमारे पास कोल्ब सेशमिट रिएक्शंस कहलाएगा। उसके बाद द कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिड्यूस बाय CH3CH2। तो यहाँ पे वो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो कार्बोनिल ग्रुप को या अल्डिहाइड्स ग्रुप को या कीटोन, कार्बोनिल अल्डिहाइड्स या कीटोन को रिड्यूस करवाते हैं, रिडक्शंस रिएक्शंस, वोल्फ किशनर रिएक्शंस, या हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो क्लेमेंशन का तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, अमलगम होता है, सोडियम होता है। यहाँ पे हाइड्राजीन जो होता है वो क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। अच्छा 168 में ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल, प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 में, तो यहाँ पे जो फार्मेशंस होगी वो हमारे पास फार्मेशंस होती है प्रोपेनोइक एसिड की फार्मेशंस होती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट होगा। उसके बाद 169 में पूछा गया है डीकार्बोजाइलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, जो डीकार्बोजाइलेशंस करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में, कि किसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलेशंस करवाएंगे, तो जो वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम मतलब कि ये हमारे पास जो यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है कि उसको कार्बोक्सिलेशन को डीकार्बोक्सिलेशंस करेगा, CO2 यहाँ से क्या होगा कि रिमूव होगा। केनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर गिवन फॉर्म अल्डिहाइड्स या एसिटाल्डिहाइड्स या एसिटिलीन या हमारे पास ब्यूटेन होगा। तो जो केनिज़ारो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास फार्मेशंस होती है वो होती है ऑलमोस्ट फॉर्म अल्डिहाइड्स की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अर्थात द कॉमन नेम ऑफ द पेंटीन, हमारे पास डायोइक एसिड को ग्लूटारिक एसिड का नाम देते हैं। जो पेंटीन डायोइक एसिड होता है, सक्सेनिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में 2 होता है, 3 हमारे पास मेलिक एसिड में होता है, तो यहाँ पे ग्लूटारिक एसिड कहलाएगा।
द रिएक्टिंग्स हमारे पास जो कि द यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन रिएक्टिंग्स एसिटिक एसिड विथ बेकिंग सोडा तो गैस इवाल्ड विच टर्न्स लाइम विच, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि यहाँ से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल विथ प्रोड्यूस, तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं नाइट्राइल की तो फॉर्मेशंस कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर या एल्डिहाइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है कि ईस्टर की क्या होती है कि अच्छा नाइट्रोलाइसिस की हम नाइट्राइल कंपाउंड्स की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेशंस होगी वो होगी इसमें एल्डिहाइड की। इथाइल एसीटेट इज एग्जाम्पल्स ऑफ, इथाइल एसीटेट जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे होगा सी करेक्ट होगा, क्योंकि ईस्टर की क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। तो ये था केमिस्ट्री का पोर्शन जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश और जो फिज़िक्स जो है वो टीचर से सॉल्व करवा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।